मैं साजिद तारड़ फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। आज जिन टॉपिक्स पे बात करूंगा, एक तो पाकिस्तान में इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन, उसके बाद भारत और पाकिस्तान का सीज़ फायर, उसके बाद एक भारत में बहुत मशहूर वीडियो आयशा, उसके बाद चाइना और उसके बाद अमेरिका की पॉलिटिक्स और अमेरिका के हालात में। पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शन हुए और पाकिस्तान की सियासी ज़िंदगी के मेरे ख्याल में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि सियासी दहशतगर्दी, जिस तरीके से सियासी डाकुओं ने जमहूरियत का मजाक उड़ाया, ये हर पाकिस्तानी को पता है। वहाँ पे किस तरीके से वोटों को बेचा गया और ख़रीदा गया, किस तरीके से गिलानी साहब के बच्चे ने लोगों को ट्रेन किया कि वोट को किस तरह ज़ाया किया जाना है। इसके बावजूद शर्मिंदगी के बजाय फतह मनाई जा रही है। मेरे ख्याल में ये काबिल अफसोस वाक़या है। मेरे मुताले में ये आया है कि हर वोट, सेनेट का हर वोट कम से कम 10 करोड़ का बिका है। लेकिन इसमें से कुछ अच्छी बातें भी निकली हैं। इमरान खान साहब एक वाकई अपने आप को एक सियासी लीडर मनवाने के लिए वो कामयाब हुए हैं। मेरे ख्याल में खान साहब को मेरी तरफ से इस बात की मुबारकबाद देनी चाहिए मुझे। खान साहब की स्पीच आंखें खोल देने वाली स्पीच थी पाकिस्तानियों के लिए। खान साहब ने वाकई पाकिस्तान के लिए अपनी सिंसेरिटी को एक दफ़ा फिर दोबारा मनवाया है। पाकिस्तान के सियासी डाकू अपनी पीक पर गए, वोटों को जमहूरियत का खुले आम मजाक उड़ाया, वोटों की खरीदो फरोख्त की गई, उनकी वीडियो बनाई गई, चली, लोगों ने देखा। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहूँगा कि पाकिस्तानी कौम का जवाब क्या होगा। इसमें पटवारी कहेंगे चल लांदा सी, खांदा सी ते लांदा सी, जियाले कहेंगे हर घर से भुट्टो निकलेगा, हर घर से भुट्टो निकलेगा। हमें सोचना चाहिए हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे इलेक्शंस को किस तरीके से देख रही है, हमारे हर कदम को किस तरीके से सीरियस लिया जाएगा, ये एक लम्हा फिक्रिया है। अगर तो हमने वाकई जमहूरियत को पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग करना है तो जमहूरियत की रिस्पेक्ट करनी होगी। जिस तरीके से इन सियासी पार्टियों ने, जिस तरीके से ये सियासी लुटेरों ने, डाकुओं ने जमहूरियत का मजाक उड़ाया, अवाम को चाहिए इसका जवाब दें। जवाब देने का टाइम है। कल सैटरडे को खान साहब अपने एतमाद का वोट लेंगे, देखें क्या होता है। मेरे ख्याल में, मेरी प्रेडिक्शन के लिहाज से खान साहब सुरखरू होंगे, खान साहब वज़ीर आज़म रहेंगे, अपने 5 साल मुकम्मल करेंगे। मेरे ख्याल मैं खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करता रहा हूँ, आज भी खान साहब की इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन खान साहब के आसपास ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिनका माजी ठीक नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली खान साहब को उनकी ज़रूरत है। गवर्नमेंट लोगों ने चलानी है, किस तरीके से चलानी है, बाहर से तो नहीं लोग आएंगे। लेकिन खान साहब एक दफ़ा फिर एक सियासी कुव्वत बन के उभरे हैं अपनी स्पीच के बाद। खान साहब ने वाकई मनवाया है कि वो एक सच्चे लीडर हैं, मुहब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं। अब मैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जाऊंगा। भारत और पाकिस्तान ने LOC के ऊपर फरवरी 25 से सीज़ फायर का मुआहदा कर लिया है। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा कदम है। मैं हमेशा कहता हूं कि जंगें हालात का या मसाइल का हल नहीं होती। मेरे एक इंडियन दोस्त ने मोदी साहब के आने के बाद कहा था कि हमारी तरक्की अब का ग्राफ नीचे जाने वाला है। देखें, इंडिया की सूरत हाल ये है कि वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट उनकी ज़रूरत है। 36 ज़बानें बोलने वाला मुल्क, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करता है, और वहाँ पे एक आदमी ने उसको हास्टेज बना लिया है, जिसकी ट्रेनिंग गुजरात से हुई, मुसलमानों के खून से हुई, और उसके बाद उन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं को नफरत का सबक देना शुरू किया। आज वहाँ पे 30 करोड़ मुसलमानों की ज़िंदगी बहुत बुरे हालात से गुजर रही है। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हम हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट, वो ये कहते हैं कि नेपाल भी हमारा है, बर्मा भी हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है, तिब्बत भी हमारा है, और ये सारे ममालिक, इन पे हम हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट जो है, ये इन पे हमारा हक बनता है। तो अब देखें ये किस तरीके जाती। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको कोट करना चाहूँगा कि सबसे पहली दुनिया में वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस 1648 में हुई थी।
اس میں اسپین اور نیدرلینڈ 1 سال تک نیگوشیٹ کرتے رہے تھے، اور اس کو کہا جاتا ہے ٹریٹی آف ویسفالیا۔ تو 1648 سے پیس کانفرنسز سے ہوتی رہی ہیں، اور جب بھی جنگیں ہوئی ہیں اس کا حل ٹیبل پہ بیٹھ کے دیا جاتا ہے۔ دونوں ممالک میں غربت کے حالات اتنے سخت خراب ہیں کہ جس کی حد کو نہیں۔ ٹریڈ ضرورت ہے ان ممالک کی، نفرتوں کے بیج نہیں بونے چاہیے۔ جمہوریت کے لیے جنگوں کا استعمال کرنا ایک خطرناک ٹرینڈ ہے۔ اب دیکھیں ہم کہاں تک جاتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بہت خوشامد بات تھی کہ دونوں ممالک نے ایل او سی کے اوپر سیز فائر کا آپس میں معاہدہ کر لیا ہے، جو کہ ول بی انفورسڈ آن 24 فیبرری۔ میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ اور پریزیڈنٹ پرویز مشرف کافی حد تک کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے سیریس بھی تھے، اور یونائٹڈ نیشنز پہ آ کے انہوں نے سپٹمبر 24 2004 کو کئی چیزوں کو ڈسکس کیا۔ لیکن آج کشمیر بھی جل رہا ہے، انڈیا کے حالات بھی خراب ہیں، کسان بھی بیٹھے ہیں، اور میں خاص کر کسانوں کی مہم کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا کی کسی جمہوریت میں بھی اس طرح کے قوانین نہیں بنائے جاتے کہ جہاں لوگ 1 سال کے لیے دھرنا دے کے بیٹھے۔ کسانوں کا قانون تھا، کسانوں سے پوچھ کے بنانا چاہیے تھا، کنسنسس کرنے چاہیے تھے۔ دوسری ایک خبر آج کل سوشل میڈیا پہ، عائشہ ایک مسلمان لڑکی بھوپال سے، اس نے سوئسائڈ کی جہیز سے تنگ آ کر اپنے خاوند کے گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے اس نے سوئسائڈ کی۔ بہت زیادہ پاپولر ہوئی، پاکستان میں بھی بہت زیادہ پاپولر ہوئی۔ لوگوں نے جہیز کے بارے میں کئی باتیں کی۔ پچھلے دنوں پاکستان میں ایک فیشن ڈیزائنر نے جہیز کے بارے میں ایک بہت اچھی ویڈیو بنا کے لگائی، لیکن میرا تھوڑا سا آئیڈیا اس کے لیے، جہیز صرف ایک لعنت نہیں ہے۔ بچیوں کو پاکستان میں اپنے وراثت میں حصہ دینا بھی ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میں خود بچیوں کا باپ ہوں، اور میں ان کو اپنے وراثت کا حصہ برابر دوں گا۔ حالانکہ اسلام میں برابر بچیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، لیکن افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ پاکستان میں شرعی حصہ بھی بچیوں کو نہیں دیا جاتا۔ اگر آپ کو جہیز سے نفرت ہے تو بجائے، لیکن بچیوں کو وراثت میں ان کو پورا حصہ دینا چاہیے۔ یہ میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے۔ خاص کر عائشہ کے اس مسئلے کے اوپر دونوں ممالک میں ایک بہت بڑی ڈائلاگ اور بحث شروع ہو چکی ہے۔ اس بحث میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پلیز بچیوں کا حصہ ان کو دیا جائے۔ اور دوسرا میں یہ جو میری ذاتی اس میں ایک ایڈوائس میں، جس میں خود بھی میں نے عمل کیا، کہ بچیوں کو تعلیم دینی چاہیے۔ بچیوں کو بالکل ایسے کر کے نہیں بھیج دینا چاہیے کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کے مالک بن جائیں۔ وہ جس طرح ان کو رکھنا چاہیں اس طرح رکھیں۔ یہ انڈائریکٹلی ان اے ماڈرن ڈے سلیوری ہے۔ بچیوں کو تعلیم دیں، ان کی شادیاں تعلیم سے پہلے نہ کریں، ان کو ایک پروفیشن دیں۔ خدا نہ کرے کس طرح کے حالات ہوں، بچیاں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں۔ اس کے بعد میں چائنا کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ چائنا میں ریسنٹلی کیا ہوا ہے۔ 1 ہفتہ پہلے چائنا نے ایک سٹیٹمنٹ چھوڑی ہے کہ چائنا نے 10 کروڑ عوام اپنے چائنیز کو غربت سے اوپر کھینچ لیا ہے، اور ان کی اب ڈیلی ویجز $1.69 ہیں۔ $1.69 پر ڈیلی انکم سمجھا جاتا ہے کہ آپ عمارت یا مڈل کلاس میں آ چکے ہیں۔ میں نے اس پہ ریسرچ کی۔ پاکستان کا سارا دار و مدار اس وقت چائنا پہ ہے۔ چائنا اس وقت ان کو جنت نظر آتی ہے، اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دس از دیئر کوالٹی، دس از دیئر اسٹینڈرڈ آف پاورٹی۔ $1.69۔ میں نے اس کا کمپیریزن امریکہ کے ساتھ کر کے دیکھا۔ امریکہ میں 2016 میں جب سروے کیا تھا تو ہر امریکن کی آمدن $23.86 تھی۔ یہ 2016 کی بات ہے۔ 2016 کو گزرے ہوئے بھی کافی عرصہ ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ کمپیئر کریں، میں نے پہلے کئی دفعہ کہا ہے، آپ سارے ایگز ایک باسکٹ میں مت ڈالیں۔ آپ کو چاہیے کہ جہاں سے اچھی ڈیل ملتی ہو اس کو آپ یوز کریں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ چائنا کک بیک دینے میں امریکہ سے بہت آگے ہے، اور پاکستان جس طرح آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے الیکشن میں کرپشن اور پیسے نے کس طریقے سے کام کیا ہے، بالکل اسی طریقے سے پیسہ ہماری ہر پالیسی کے پیچھے شامل ہوتا ہے، کک بیک ہمارے ہر ڈیسیجن کے پیچھے شامل ہوتا ہے۔ تو یہ میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو، کمپیریزن چائنا کا اور امریکن اکانومی کا۔ امریکن سٹینڈرڈز کیا ہے، چائنیز سٹینڈرڈز کیا ہے۔ اب اس کے بعد امریکہ کی طرف آتے ہیں۔ امریکہ میں کیا ہوا پچھلے دنوں میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ 6 ہفتے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب 6 ہفتے ہو چکے ہیں، وائٹ ہاؤس چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ انہوں نے ایک کنونشن تھا، اس کو سی پیک کنونشن کہا جاتا ہے، اورلینڈو فلوریڈا میں۔ انہوں نے 6 ہفتوں کے بعد پہلی اسپیچ دی۔
उस स्पीच में उन्होंने क्या कहा? उस स्पीच में सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्होंने आके ये ऐलान किया कि उनको एक नई पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है और वो नई पार्टी नहीं बनाएंगे। वो रिपब्लिकन पार्टी को रीऑर्गेनाइज करेंगे और जो 2022 के मिड टर्म इलेक्शन होंगे उनमें वो हाउस और सेनेट वापस लेने की कोशिश करेंगे। यहां पे ये बताना चाहूंगा कि इन 6 हफ्तों में दूसरी तरफ क्या हुआ है। जो बाइडेन साहब, पहली दफ़ा अमेरिकन हिस्ट्री में ये हुआ है कि 6-7 हफ्तों में आज तक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती। डिमेंशिया हो चुका है, वो हर बात कागज़ पे देख कर बोलते हैं। उनको बताया जाता है कि आज आप जहाँ भी जाएंगे तो ये पढ़ेंगे, ये बोलेंगे। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और चीज़ें क्या सामने लाए। उन्होंने बताया कि वो वाहिद प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने कोई नई जंग शुरू नहीं की। 6 हफ्तों में क्या हुआ है कि अमेरिकन हैव स्ट्राइक एट सीरिया, और इराक में 2 दिन पहले 10 रॉकेट एक बेस पे, एयरफोर्स बेस पे फेंके गए जहां अमेरिकन सोल्जर थे। तो ये डिफरेंस है 2 प्रेसिडेंट्स में। उसके बाद चाइना से अभी तक हंटर बाइडन, जिन्होंने ये कहा था कि वो अपने $1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को ख़त्म कर देंगे, वो अभी तक ख़त्म नहीं की। चाइना के साथ उन दूसरे 3 स्टेप्स लिए गए जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी डिस्कस किए। एक तो पेरिस अकॉर्ड जो कि माहौलियात के साथ रिलेटेड है, और दूसरा WHO में वापस चला गया अमेरिका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं कंपैरिजन ये करना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि अमेरिका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को हर साल $39 बिलियन, चाइना 39 बिलियन देता था वर्सेस अमेरिका उनको $500 बिलियन देता था, $500 बिलियन। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर आपने वापस जाना था तो आप 39 मिलियन देते वर्सेस आप 500 मिलियन ना देते। लेकिन करंट एडमिनिस्ट्रेशन ने बगैर सोचे समझे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में वापस जाने का फैसला कर लिया। अब दूसरी तरफ माहौलियात में जाएं, पेरिस अकॉर्ड। पेरिस अकॉर्ड में इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़े पोल्यूटर इंडिया, चाइना है। पेरिस अकॉर्ड के लिहाज से चाइना उसको 2030 में ज्वाइन करेगा। जब अमेरिका उसको ज्वाइन करेगा, अपने यहाँ पे तेल और गैस निकालने पे और कोयले की इंडस्ट्री पे रिस्ट्रिक्शंस इन्फोर्स करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। अमेरिका के हालात इस वक्त इंटरनल ये हैं कि यहाँ पे तेल की एक्सएल लाइन जो बिछाई जा रही थी उसको बंद कर दिया गया है। तकरीबन 7 से 8 हज़ार लोग उससे अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। कोविड की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन बॉर्डर खोल दिया गया है। इलीगल क्रॉसिंग 122% बढ़ चुकी है। वहाँ पे जो अनअकम्पनीड बच्चे मैक्सिको से, ये कारोबार है, ट्रेड है, बच्चों को लाया जाता है और बॉर्डर पे छोड़ दिया जाता है। उनके लिए स्कूल खुले हैं, अमेरिका के स्कूल बंद हैं। वहाँ से जो लोग आ रहे हैं, कल अगले दिन इंकशाफ हुआ है कि उनमें से कई लोग कोविड पॉजिटिव हैं। उनको टेस्ट करने के बाद खुलेआम छोड़ दिया जाता है। आप बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका आ सकते हैं, लेकिन अगर आप एयरपोर्ट से फ्लाई करना होगा तो आपको कोरोना टेस्ट की ज़रूरत है, और अगर आपके पास टेस्ट नहीं है और आप कोरोना पॉजिटिव, आप फ्लाई नहीं कर सकते। ये अमेरिका के साथ हो रहा है। डबल स्टैंडर्ड इनके सामने आ रहे हैं। इस वक्त जो बाइडेन साहब से प्रेस पूछती है कि आपका कौन सा आइसक्रीम फ्लेवर आपका फेवरेट है, उनसे पूछा जाता है आपके कुत्तों के नाम क्या हैं। वर्सेस आज तक, अभी तक CNN आज भी डोनाल्ड ट्रंप साहब को कहता है कि ही इज़ इन एग्जाइल, ही इज़ इन फ्लोरिडा, ही इज़ नॉट इन न्यूयॉर्क, ही इज़ लिविंग इन एग्जाइल। तो ये डबल स्टैंडर्ड दुनिया को समझ आ रही है। सियासत दुनिया में फेल होती नज़र आती है, जमहूरियत फेल होती नज़र आ रही है। वोटर्स इसमें सफ़र कर रहे हैं। अब मैं आखिरी बात आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त कांग्रेस में $1.9 ट्रिलियन का बजट डिस्कस किया जा रहा है, जिसको कहा जाता है ये कोविड रिलीफ फंड है। लेकिन उसमें कोविड पे कम और दूसरा सोशलिस्ट एजेंडा, सोशलिस्ट स्कीमों पे पैसे ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। उसकी मिसाल ये है कि इस बजट में $1.9 ट्रिलियन में सिलिकॉन वैली के अंदर कैलिफोर्निया में नीचे अंडरग्राउंड ट्रेन के लिए बहुत बड़ा बजट रखा गया है। उसका कोविड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। चक शूमर जो इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी के लीडिंग सेनेटर हैं, उनके हलके में ब्रिज बनाया जाएगा कनेक्टिंग न्यूयॉर्क टू कनाडा, उसका कोविड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस पहले बजट में $1.9 ट्रिलियन में ये अपने सपोर्टर्स को, फाइनेंसर्स जो उनके थे, उनको नवाजने की कोशिश की जा रही है। तो ये डिस्कस किया जा रहा है।
कल एक और मजाक किया गया अमेरिकन के साथ कि एक दिन के लिए कैपिटल हिल को बंद किया गया कांग्रेस को कि वहाँ पे दहशतगर्दी का ख़तरा लायक है। बॉर्डर खुले हैं, कैपिटल हिल बिल्कुल इस तरह नज़र आता है जिस तरह अफ़गानिस्तान है। इस वक्त कैपिटल हिल पे अफ़गानिस्तान से ज़्यादा फ़ौजी तैनात किए गए हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कल क्या था, मार्च 4 क्या थी, इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अमेरिका में 1739 से 1933 तक इनाग्रेशन 4 मार्च को होती थी। कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने मजाक किया होगा कि कल मार्च 4 आने वाली है, डोनाल्ड ट्रंप फिर प्रेसिडेंट बनेगा, तो कैपिटल हिल को बंद कर दिया गया और CNN सारा दिन उसके ऊपर शोर डालता रहा, अमेरिका को बदनाम करने की कोशिश करता रहा, रिपब्लिकन को बदनाम करने की कोशिश करता रहा। हालात अब ये जा रहे हैं कि वो कहते हैं कि अपनी नफरतों में इतने आगे जा चुकी है एक पार्टी कि जो अब अमेरिका के इमेज को डैमेज कर रही है। इस वक्त अमेरिका में 75 मिलियन लोग वो लीडरशिप के बगैर हैं। जो बाइडेन साहब अगर अपने आप को प्रेसिडेंट समझते हैं तो अमेरिका का प्रेसिडेंट समझते हैं तो उन पे फर्ज है कि वो अमेरिका को यूनाइट करें, लेकिन वो लीडरशिप प्रोवाइड करने से कासर है। अमेरिका इस वक्त एक लीडरशिप के फुकदान है और एक सियासी क्राइसिस से गुजर रहा है। मुझे अगले हफ्ते तक इजाज़त दें, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।